नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। एकदम बढ़िया। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहानों का इतिहास और इससे पहले भी हम बहुत क्लास ले चुके हैं, 6 पार्ट पूरे हो चुके हैं। तो आप अगर शुरू से क्लास लेना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इससे पहले का जो इतिहास कराया है चौहानों का वो। अब देखिएगा, आप पढ़ेंगे अपन आज अर्धोराज का इतिहास, अर्धोराज चौहान का इतिहास। इनके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। तो अर्धोराज का जो शासन काल है वो है 1133 से लेके 1155 तक और इनको आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। जो अर्धोराज चौहान है इनको आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। जब ये शासक अपनी गद्दी पर बैठे थे, अजमेर के गद्दी पर बैठे थे, तो उसके 2 साल बाद यानी कि 1135 में तुर्क मुसलमानों ने पुष्कर पर आक्रमण किया। पुष्कर को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। उससे आगे बढ़े वो अजमेर की तरफ। तो जब अजमेर की तरफ वो बढ़े तो अर्धोराज जी ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति लगा के और तुर्कों का नरसंहार किया। तुर्कों पर आक्रमण करके उनका कत्लेआम किया, उनका नरसंहार किया। और ये नरसंहार इतना भयानक था, इतना भयानक था कि उनके रक्त से, उनके खून से, उनके मांस से वहां पर उस क्षेत्र में अजमेर के पास इतनी दुर्गंध हो गई थी, इतनी दुर्गंध हो गई थी कि वहां पर रहना दूभर हो गया। तो फिर अर्धोराज जी ने सोचा कि भाई अब करें तो करें क्या। तो उन्होंने उस दुर्गंध को मिटाने के लिए, उस भूमि को पवित्र करने के लिए, क्योंकि तुर्कों को हम मुसलमानों को, तुर्क मुसलमानों को हम अशुद्ध मानते थे या उनको एक तरीके से म्लेच्छ मानते थे, तो वहां उस क्षेत्र को, उस भूमि को पवित्र करने के लिए उन्होंने पहले तो वहां पर पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। देखो, कुछ तो इसका नाम चंद्रा बताते हैं और कुछ बांडी बताते हैं। तो वहां से इस नदी से वहां से एक अलग से नहर लाके और उस भूमि को साफ करवाया, उस रक्त को, उस मांस को वहां से उस नदी के पानी से साफ करवाया और वहां पर फिर यज्ञ करवा के उस भूमि को पवित्र किया। कुछ साल बाद यानी कि 2 साल बाद उस जो नहर वहां से निकाली गई थी, उसी नहर पर यानी या नदी मान सकते हैं आप, उसी को चंद्रा या बांडी, उसी को रास्ते मोड़कर उसी का, तो वहां पर फिर आना सागर झील का निर्माण करवा दिया था अर्धोराज जी के द्वारा। देखो, यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा है कि आना सागर झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया है, तो उसका उत्तर माना था बांडी। लेकिन आप दोनों याद रखना, बांडी या चंद्रा। कोई इतिहासकार ने तो इसको लूनी भी लिखा है, लेकिन आप चंद्रा और बांडी दोनों ही याद रखना। तो 1137 में इसलिए इस तरीके से आना सागर झील का निर्माण करवा दिया अर्धोराज जी के द्वारा। तो यहाँ से जब अपन भूगोल में झीलें पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी इस चीज को पढ़ेंगे। क्योंकि भाई अगर झीलें 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक होंगी बनावट के आधार पर, एक कृत्रिम होंगी। तो एक कृत्रिम झीलों में से है। अब कृत्रिम झील में या तो कोई शासक ही तो बनवाएगा, तो किसी शासक ने बनवाई है। तो अब फिलहाल अपन इसको हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को मेंशन करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, या तो सीधा पूछ ले कि आना सागर झील किस जिले में है, अजमेर में। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अर्धोराज जी ने। किस झील का निर्माण तुर्कों की खून से सनी हुई धरती को साफ करने के लिए या शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए करवाया गया था, तो उसका नाम होगा आना सागर झील। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब देखिए, अपने ही राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में, जैसे अपना राजस्थान ये है, तो यहाँ पर मालवा प्रांत है और मालवा का शासक था नरवर्मन। मालवा का शासक था नरवर्मन। जिस तरीके से अजयराज ने नरवर्मन को हराया था मालवा के शासक को, उसी तरीके से अर्धोराज जी ने भी मालवा के शासक नरवर्मन को परास्त किया था। इज दैट क्लियर। अब देखिए, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य पे हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि यहाँ पर था जो ये है चालुक्यों का राज्य, चालुक्यों का राज्य था यहाँ पर। तो जब अर्धोराज शासक बना था तो यहाँ का जो गुजरात का चालुक्य शासक था वो था जय सिंह, और इसी को कहा जाता है सिद्धराज, जय सिंह सिद्धराज। तो ये दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे, अपने अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो यहाँ से अजमेर से अर्धोराज तो चाह रहा था मालवा की तरफ अपना राज्य विस्तार करना, और गुजरात से जय सिंह चाह रहा था राजस्थान की ओर विस्तार करना। लेकिन इन दोनों में आपस में सुलह हो गई, जय सिंह में और अर्धोराज में। और सुलह के बाद जय सिंह ने अपनी बेटी कंचना देवी का विवाह कर दिया अर्धोराज जी के साथ, और इनके जो संबंध हैं, जो इनके बीच में जो कटुता थी, वैमनस्य था, वो अब वैवाहिक संबंध के बाद प्यार प्रेम में बदल गई थी अर्धोराज और जय सिंह सिद्धराज के बाद। इज दैट क्लियर। अब देखिए, जय सिंह सिद्धराज का एक तो बेटी थी कंचना देवी, जिसका विवाह कर दिया अर्धोराज के साथ।
एक इसका बेटा था और उसका नाम था कुमारपाल। तो इस कुमारपाल के समय में चालुक्य और चौहान जो संघर्ष था, वैमनस्य था, वो अपने चरम पर था। अब उस समय रिसेंटली कारण क्या था, कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य जो वैमनस्य पैदा हुआ था, मतभेद पैदा हुआ था, वो तो इस बारे में तो इतिहास मौन है, लेकिन फिर भी किसी ने अगर इसके बारे में कुछ लिखा है तो वो तथ्यात्मक नहीं है। जैसे कि हरविलास शारदा जी ने लिखा है कि पहले अर्णोराज ने कुमारपाल पर आक्रमण किया, कुमारपाल पर आक्रमण किया तो कुमारपाल हो जाता है उसमें पराजित। तो कुमारपाल अपनी बहन देवल दे का विवाह कर देता है अर्णोराज के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, विवाह हो गया, फिर से दोनों में मधुर संबंध बन गए। लेकिन होता यूं है कि एक दिन अर्णोराज और देवल दे दोनों चौपड़ खेल रहे होते हैं, और चौपड़ खेलते खेलते वो एक दूसरे के जो वंश है, कुल है, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये जो हास्य विनोद था, ये मजाक था, ये इतना सीरियस हो गया कि एक वैमनस्य में बदल गया, एक ईर्ष्या में बदल गया। और देवल दे ने अपने भाई को पत्र लिखा और बोला कि ऐसे ऐसे बात है भाई, ये जो अर्णोराज हैं इन्होंने हमारे वंश की तौहीन की है, इन्होंने हमारे वंश की बेइज्जती की है अपने कुल की। तो देखो भाई, मुझे इतना तो खैर नॉलेज है नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ महान लोगों के मुँह से सुना है कि अगर अपनी पत्नी से या घर में शांति रखते हो तो अपने पत्नी के जो पीहर वाले हैं ना, उनकी कभी भी बुराई मत करो, ठीक है। बुराई नहीं करोगे तो आपको अच्छे तरीके से बैठे बैठे आपको रोटी पानी सारी चीज़, खाना वगैरह सारी चीज़ मिलते रहेंगे। और अगर बुराई की तो फिर आप आराम से घर से बाहर रहिएगा। देखो, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने कुछ लोगों, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनसे सुना है, और बात सही भी है वैसे देखा जाए तो इसने तो उसके पीहर की बुराई कर दी, अर्णोराज ने तो उसके वंश की बुराई कर दी। तो इसने अपने भाई को, देवल दे ने अपने भाई कुमारपाल को बोला कि आपको आक्रमण करना है अजमेर पर। तो फिर कुमारपाल अजमेर पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है तो ये अर्णोराज को परास्त कर देता है। ऐसे हरविलास शारदा जी ने पुस्तक में अपनी में लिखा है, लेकिन ये बात इतनी तथ्यात्मक है नहीं है। जो सही बात है वो ये है कि कुमारपाल आक्रमण करता है, दो आक्रमण होते हैं, दो आक्रमण होते हैं। कुमारपाल पहले आक्रमण करता है, उसमें भी अर्णोराज हार जाता है। जब दूसरी बार आक्रमण करता है उसमें फिर भी परास्त हो जाता है अर्णोराज, और परास्त हो जाता है तो अर्णोराज स्वयं अपनी बेटी, जिसका नाम था जल्लण देवी, उसका विवाह करता है कुमारपाल के साथ। तब जाके थोड़ी शांति स्थापित होती है। तो कुमारपाल गुजरात का शासक था कुमारपाल, इसने अर्णोराज को परास्त किया था। ये ज़्यादा तथ्यात्मक है, तो आपको यही याद रखना है, बाकी की और सारी बातें आप भूल जाओ इसमें। तो इसने शादी कर दी और शांति स्थापित हो गई। अब इस युद्ध के कुछ वर्ष बाद जगदेव, जो इसका बेटा था, जगदेव जो अर्णोराज का बेटा था, इस जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी और हत्या करके अजमेर की गद्दी इसने हथिया ली। तो इसको चौहानों का पितृहंता शासक कहा जाता है। जगदेव को पितृहंता का मतलब यह है कि पिता की हत्या करने वाला। तो इसने, जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी, तो ये चौहानों का पितृहंता शासक हुआ। आपको ये याद रखना है। अब देखिए, थोड़ी सी इसके साहित्यिक तरीके से इसको देखें, सांस्कृतिक तरीके से, तो इसके दरबार में देवबोध और धर्मघोष नामक दो प्रकांड विद्वान रहते थे। कई बार प्रश्न पूछता है यहाँ से कि बताइए फलाने फलाने विद्वानों का संबंध किसके दरबार से या किस शासक से है। तो देवबोध और धर्मघोष, इन दोनों का संबंध था अर्णोराज चौहान से। अर्णोराज चौहान ने ही पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज चौहान है, इसके द्वारा ही बरहा मंदिर का निर्माण करवाया गया था पुष्कर में। बरहा बोलते हैं भगवान विष्णु का एक अवतार था बरहा, तो भगवान विष्णु यानी बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्कर में अर्णोराज जी के द्वारा। अब देखिए, अर्णोराज का अपन वंश वृक्ष देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो हमने इतिहास पढ़ा है ना, यहाँ तक तो मात्र अगर देखें तो 2-4 प्रश्न ही बनते हैं चौहान इतिहास से, लेकिन यहाँ से आगे अब ज्यादा प्रश्न बनेंगे। तो इस वजह से थोड़ा वंश वृक्ष इसका देख लें कि कौन सा बेटा किसका था, किसका बाप था, किसका भाई था। तो यहाँ से अगर इस वंश वृक्ष को समझ लेंगे तो यहाँ से आगे जो इतिहास पढ़ेंगे अपन, तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये आना जी यानी अर्णोराज जी, इनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम तो था सुधवा, दो जोहिया वंश की थी, और ये मारोट नागौर की रहने वाली थी। सिंहबल की बहन थी और सिंहबल मारोट का सामंत था। तो ये एक तो इसकी पत्नी हो गई सुधवा, ये एक, और दूसरी हो गई कंचना देवी। और कंचना देवी किसकी बेटी थी? जयसिंह सिद्धराज की, गुजरात की। ये गुजरात की राजकुमारी थी। अब आना जी और सुधवा के योग से 3 बेटों का जन्म होता है, देवदत्त,
विग्रहराज चतुर्थ और जगदेव। और इसी जगदेव ने आना जी की हत्या करके अजमेर की राजगद्दी हथिया ली। इधर दूसरी तरफ देखें तो कंचना देवी से एक बेटा उत्पन्न हुआ था और उसका नाम था सोमेश्वर। कंचना देवी के, आना जी और कंचना देवी के योग से एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर के दो बेटे हुए थे, एक का नाम पृथ्वीराज तृतीय और एक का नाम हरिराज। इधर देखें तो विग्रहराज चतुर्थ के दो बेटे हुए थे, अमरगंगे और नागार्जुन। और जगदेव जिसने अपने पिता की हत्या की थी, उसका एक बेटा हुआ था पृथ्वीराज सेकंड। तो बस यही वंश वृक्ष आपको याद रखना है। और अजमेर का जो अंतिम चौहान शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो यहां से आगे हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ को, अमरगंगे को, पृथ्वीराज सेकंड को, सोमेश्वर को और पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक को। तो ये वंश वृक्ष आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। और उसके बाद नेक्स्ट शासक अपन पढ़ेंगे कल विग्रहराज चतुर्थ को, क्योंकि यहाँ से हमें आराम आराम से चीजें पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इस वजह से इस चीज को हम, इस कंसेप्ट को समय भी ज्यादा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।